गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने दूसरे क्लास को प्रारंभ करते हुए जो मेरा सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, उसमें आज हमारा जो टॉपिक्स होगा वो भारतीय संवैधानिक विकास होगा। तो भारतीय संवैधानिक विकास को समझने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक जो फैक्ट्स है उसको जानना और समझना जरूरी होगा, ताकि हम उस बेसिक चीज़ को समझ सके जिससे भारत में संवैधानिक विकास का एक क्रम चला है और इसकी समय दर समय आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अवगत होंगे, भारतीय इतिहास में आप पढ़े भी होंगे, जिसमें पहला है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है, आइए कुछ फैक्ट्स से हम जो है बात करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी जो है को ही है। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये छोटे छोटे इंग्लैंड में जो छोटे छोटे कंपनी है उनका एक समूह है, और ये समूह जो है पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए एक संगठित हुए। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है इन्हें एलिजाबेथ के द्वारा जो है इन्हें अधिकार पत्र जो है दिया गया, ताकि ये जो है आगामी 15 वर्षों तक जो है पूर्व के देशों में जैसे भारत, इंडोनेशिया और भी कुछ राष्ट्र हैं, उनसे जो है ये अपना व्यापार जो है कर सकते थे। ठीक है, और थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बता दें, जिस वक्त ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस वक्त भारत में मुगलों का राज था। ठीक है, मुगलों का राज था। तो इस समय जिस वक्त इनकी स्थापना हुई है, उस वक्त भारत में अकबर महान जो महान शासक है, उनका शासन व्यवस्था यहाँ पे था। ठीक है, और इससे पहले थोड़ा सा और एक फैक्ट्स को जान लें जो आपके जानकारी में होगा। ठीक है, 1498 ईस्वी में जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा जो है इन्होंने भारत की खोज की। भारत की खोज का मतलब सीधा होता है कि यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो जो है यूरोपियन राष्ट्रों के द्वारा नए नए राष्ट्रों को ढूंढा जाने लगा, ताकि उन राष्ट्रों से जो है व्यापारिक संबंध स्थापित की जाए, और जो उनके राष्ट्र में जो प्रोडक्शन हो रही है, मतलब औद्योगिक क्रांति के दरमियान, उनको जो है उन राष्ट्रों में बेचा जा सके। ठीक है, 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत आए, कई बार पेपर में पूछ चुका है, मतलब भारत की जो है वो खोज की है। ठीक है, इसी से आगे इंस्पायर्ड होके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1608 ईस्वी में हॉकिंस का नाम सुने होंगे आप। ठीक है, हॉकिंस। तो हॉकिंस को जो है जेम्स प्रथम, जो वहाँ के शासक थे इंग्लैंड के, जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर इनको हॉकिंस को भेजा। कहाँ भेजा, तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स इनको जान ले। तो मुगलों के दरबार में उस टाइम कौन थे, जहांगीर जो है ये शासक हैं, इनके दरबार में ये हॉकिंस पहुँचे हैं, और इन्होंने इन जहांगीर से प्रयास किया, इनसे मांग की कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको भारत में जो है व्यापार करने का परमिशन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये सफल रहे भी, लेकिन हाँ, इनसे इतना ज़्यादा जहांगीर प्रभावित हो गए कि इनको जो है इंग्लिश खान की जो है उपाधि दे दी। और ये तो आपको जानकारी होगा ही, जिस टाइम जहांगीर शासक थे, उनका वास्तविक शासक जो है वो नूरजहां थी। ठीक है, थोड़ा सा एक फैक्ट्स में और जाने कि हॉकिंस जो भारत आए थे, वो रेड ड्रैगन एक जहाज है, रेड ड्रैगन जहाज की मदद से
मदद से बाहर आता है। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला टर्म्स जो है एक 1717 की घटना है। ठीक है, 1717 की जो है कर्म में, मुगलों के कर्म में, मुगलों का एक जो है कहा जाए शासक तो 1707 के पूर्व मीन्स औरंगजेब के पूर्व जितने भी राजा रहे, औरंगजेब 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के जो पहले राजा हुए थे, ठीक है, वो काफ़ी योग्य थे और इनके बाद जितने भी राजा हुए हैं उनको अयोग्य के श्रेणी में ही रखा जाता है, अयोग्य शासक ही रहे। ठीक है, उसी में जो 1717 है उस टाइम एक फारूक सियार जो है ये दिल्ली के गद्दी पे जो है शासन कर रहे थे। एक कहानी है, काफ़ी प्रचलित है, कहा जाता है कि जब फारूक सियार किसी रोग से जो है ग्रसित हो गए थे, ठीक है, जब ये किसी रोग से ग्रसित हो गए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इनसे कहा जाए तो सिंपैथी लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है डॉक्टर की एक टीम भेज दी इनके लिए, डॉक्टर की एक टीम भेजे जिससे फारूक सियार स्वस्थ हो गए। और फारूक सियार इतने अंग्रेज से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित हुए कि उन्होंने बंगाल, उस टाइम बंगाल जो है काफ़ी संपन्न जो है स्टेट होता था, बंगाल में जो है फ्री ट्रेड की जो है परमिशन दे दी। मात्र कहा जाता है 3000 रुपया जो है सालाना, 3000 रुपया सालाना टैक्स पे जो है इनको परमिशन दे दिया कि वो आप जो है बंगाल में आप अपना जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल जो उस टाइम सोने की चिड़िया कहे जाती थी, जो यहाँ का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे जो दीवानी थी और जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, वो उसको काफ़ी नज़दीकी से समझ लिए और इनका ध्यान जो है अब धीरे धीरे जो है इनकी दीवानी पे और इनके टैक्सेस पे जो है आने लगा कि किस तरह जो है बंगाल को जो है अधिपत्य किया जाए ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स वगैरह हर कुछ जो है अपने अनुकूल जो है कर सके। इसी क्रम में एक आगे घटना घटेगी 23 जून, काफ़ी प्रचलित है, 23 जून 1757, जिसको प्लासी के युद्ध से के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है वो जो बंगाल है, हम 20 से बंगाल लिखेंगे, बंगाल के नवाब जो है शुजा-उद-दौला है, शुजा-उद-दौला वर्सेस जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के मध्य होगा। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव इतने चालाक थे, इन कारण से जो है रॉबर्ट क्लाइव मतलब काफ़ी प्रचलित हैं और इनको इस कारण से जो है स्वर्ग का जो है सेनानायक, स्वर्ग का सेनानायक भी कहा जाता है। ये इनको पद भी मिला है, स्वर्ग का सेनानायक, मतलब स्वर्ग से अवतरित जो है सेनानायक का जो है इनको पद भी मिल गया, इतने ये पॉपुलर रहे हैं। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में ये हुआ कि इसमें नवाब की जो है हार हो गई शुजा-उद-दौला की और रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गया। कहा जाता है कि हालांकि ये षड्यंत्रकारी ही था, उस वक्त तक जो है बंगाल एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे था, काफ़ी मजबूत उनका जो है देश राज्य हुआ करता था। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं, हालांकि रॉबर्ट क्लाइव, ये शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद जितने भी शासक रहे हैं बंगाल में वो कठपुतली मात्र ही थे, जिसमें मीर जाफ़र का नाम आएगा और उनके कुछ जो है लोग हैं, एक मीर कासिम का नाम आएगा। मीर कासिम हालांकि महत्वाकांक्षी शासक हैं, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र रूप से जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जो बक्सर युद्ध है, बक्सर युद्ध के वक्त जो बक्सर युद्ध होता है उनका कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है मीर कासिम के द्वारा ही तैयार हो जा रहा है। मीर कासिम
और काफ़ी प्रचलित है। जो मुंगेर में है, मीर कासिम का ही किला है और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में ही बनाई है। हालांकि बंगाल के नवाब हैं। तो मीर कासिम के द्वारा पृष्ठभूमि इससे तैयार हुई है कि जब ये मजबूत नहीं रहे, मतलब ये कमज़ोर पड़ने लगे, तो इन्होंने अवध अवध है अवध के नवाब जो हैं शुजा-उद-दौला और प्लस एक मुग़ल है, मतलब मुग़ल जो शासक हैं शाह आलम, इन तीनों से, मतलब इन दोनों से जो है इन्होंने मदद मांगी। मतलब ये संयोजित मिलके, ये तीनों शासक मिलके, ये तीनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़े, युद्ध में उतरे। बक्सर के युद्ध में कहा जाता है 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में कहा जाता है कि इन तीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। और इसका एक जो सेनानायक है वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हेक्टर मुनरो कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछ चुका है, आप ध्यान रखेंगे। और मेरे हिसाब से जो हम बना रहे हैं, आप एक नोट बना लें, तो ये आपको जो है रिवीजन में भी काफ़ी मदद करेगा। और फ्लो चार्ट में हम बता रहे हैं तो आसानी से चीज़ें जो है आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 की जो बक्सर युद्ध हुई, उसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल शासक जो शाह आलम द्वितीय हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से गुटबंदी थी, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। अब हरा देने के क्रम में ये होता है, आप अगर देखें तो ये बंगाल से आते हैं, ये अवध से आते हैं, और ये तो सेंट्रल हैं ही, मुग़ल हैं ही। इनको जो है एक बार में तीन तीन राज्यों पे जो है अधिकार करने का मौका मिल गया। कहा जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि इतिहास में इन्होंने तो, मतलब इनको जो है सुख चैन इन दोनों शासकों के द्वारा कहा जाता है कि इन दोनों शासकों को जो है सुख चैन नहीं आ रही थी, और अपनी दोस्ती में जो है ये अपने राज को भी जो है गवा बैठे। ठीक है, अब आते हैं कि देखिए, बक्सर की युद्ध जब होएगी और जब ये हारेगा, तो अंग्रेज़ तो ऐसे चुपचाप बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि बक्सर युद्ध की जो भरपाई है, उसकी जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए जो है ये इलाहाबाद संधि होती है। ठीक है, तो इलाहाबाद संधि जो है ये दो होती है, इलाहाबाद संधि 1 और इलाहाबाद संधि 2। ठीक है, जो पहली संधि होती है वो हमारा जो है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शाह आलम द्वितीय वर्सेस क्लाइवी है, एक योग्य मतलब जो सेना नायक हैं, शाह आलम और क्लाइव के बीच होती है। तो इसमें कहा क्या जाता है, देखिए एक चीज़ को आप हमेशा समझिएगा कि